ओफो सायूरी, ये सब क्या है? इतना सारा कूड़ा कचरा पड़ा है इस कोने में और तुम वहीं पर डिस्को डांस कर रही हो झाड़ू के साथ। अरे थोड़ा यहां भी मार लो ना हाथ। नींद में हो क्या? बेवकूफ कहीं की। जी 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 डिम्पल मैडम। विराज की शादी के लिए पंडित जी ने कुछ फोटोज भेजे तो थे, लेकिन हमें तो एक भी पसंद ना आई। मुझे तो एक सुंदर पढ़ी लिखी और बेस्ट बहू चाहिए अपने विराज के लिए। देखिए सत्यवती जी, आप खामखा अपनी मनमानी मत चलाइए। विराज को पूछ लीजिए। विराज को अगर किसी लड़के से प्यार है तो हम उसकी शादी उसी लड़के से करवा देते हैं। हाय हाय, पढ़ी लिखी और होशियार देवरानी आ गई तो फिर मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा। क्यों ना मैं इस काम वाली सयूरी को अपनी देवरानी बना लूं। माना ये नामुमकिन है, लेकिन इसे मुमकिन मैं कर दूंगी। ये अनपढ़ है, गंवार है और बहुत भोली भी, इसलिए प्रॉपर्टी तो सारी मेरी ही होगी। ये कहानी है गरीब काम वाली सयूरी की। शांति निवास में काम कर रही सयूरी एक बहुत ही भोली और नेक स्वभाव की लड़की होती है। डिम्पल उस घर की बड़ी बहू है और उसकी देवरानी उसका सब कुछ छीन ना ले, इसलिए वो अब ये ख्याली पुलाव पकाने लगती है कि वो सयूरी को ही अपनी देवरानी बना दे। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? आइए देखते हैं। ये लो सयूरी, ये कुछ सुंदर सुंदर कपड़े हैं और ये मेकअप का सामान। कल से सज धज कर आना काम पर। देवर जी और तुम्हारी जोड़ी खूब जचेगी, इसलिए मैं तुम दोनों का मिलन करवाना चाहती हूँ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं डिम्पल मैडम? कहाँ विराज सर और कहाँ मैं? ओफो, अरे ये अमीर और गरीब बस कहने के लिए होते हैं, आखिर में तो सब इंसान ही है ना, है? डिम्पल अब सयूरी को पूरी तरह तैयार करती है। उसके दिमाग में ये भर भर के कि उसे विराज को अपनी तरफ आकर्षित करना है, और दूसरी तरफ वो विराज के पास भी जाकर उसके कान भरती है। ये लीजिए सर। थैंक यू। वैसे ये लड़की है तो बड़ी सुंदर और मासूम भी। सुना है बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। आस पड़ोस वाले भी ठीक से पेश नहीं आते इसके साथ। इसे एक अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत है। देवर जी, आपकी और इसकी जोड़ी ना एकदम सुंदर लगेगी। मैं गरीब और अमीर में इतना कंपैरिजन तो नहीं करता, लेकिन मुझे एक अच्छी सी कंफर्टेबल सी वाइब महसूस होती है जब जब वो मेरे पास होती है ना, है ना? मैं तो कहती हूँ आप आज ही माँ जी और पापा जी से इस बारे में बात कर लीजिए देवर जी। नहीं नहीं डिम्पल भाभी, मैं इस रिश्ते को थोड़ा सा और टाइम देना चाहूँगा, जल्दबाजी नहीं करूँगा। तेरे टाइम की तो ऐसी की तैसी। डिम्पल अब विराज और सयूरी को एक दूसरे के पास लाने में कोई कमी नहीं छोड़ती और कुछ दिनों बाद दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। और विराज की इच्छा को घर वाले मना नहीं करते और सयूरी घर की छोटी बहू और डिम्पल की देवरानी बनकर घर में आ ही जाती है। अब आने के बाद सयूरी अपने काम को वैसे ही पूरा करती है जैसे पहले करती थी। हो गॉड, अब पूरा आंगन साफ करना है मुझ बेचारी को। कितना कठिन सफर होगा मेरा आंगन तक। हाय जेठानी जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे आदत है, मैं सारे काम फटाफट कर लूँगी। आप जाइए, आपका टीवी सीरियल देखिए। ओके सयूरी, थैंक यू बहना। तुझ जैसी देवरानी देश की हर एक जेठानी को मिले। टेम्पल यूं ही रोजाना बेचारी सयूरी से अपने हिस्से का भी सारा काम करवाती रहती और भोली सयूरी कुछ नहीं कह पाती और डिम्पल खुशी से ऐश में आराम फरमाती रहती। लेकिन एक दिन पता नहीं विराज जी, बहुत बुरी तरह मुड़ गया मेरा पैर। ओहो सयूरी, देखो तो कितनी सूजन आ गई है पैर पर। सास सत्यवती और ससुर जयदीप आकर कहते हैं, सयूरी बहू, तुम अब सिर्फ आराम करो, अपने पैर को जरा भी हिलाना मत। हाँ सयूरी बहू, कोई मदद चाहिए हो तो ज़रूर बुलाना। ठीक है, चलते हैं। तभी जेठ पारस कहते हैं, डिम्पल, सारा काम अब तुम करोगी। देखो सयूरी को पैर में मोच आ गई है ना, इसलिए। क्या? लेकिन मैं कैसे? अरे निर्लज बहू, इंसानियत नाम की तो फीलिंग ही नहीं है तुझ में। अरे अब सयूरी इस घर की काम वाली नहीं, देवरानी बन चुकी है। जा जाकर काम कर सारे। डिम्पल को ना चाहते हुए भी लगातार पूरे 10 दिन तक घर का सारा काम करना पड़ता है और इस सब से उसकी टाइट टाइट फिश हो जाती है।
अब मुझसे नहीं हो रहा है। ओ नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे यहाँ नौकरानी को देवरानी बनाने के चक्कर में मैं खुद ही नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तभी अचानक से वहां पर सयूरी चलते चलते आती है। हैं? ये क्या? तुम चलकर कैसे आ रही हो? इसका मतलब तुमने नाटक किया था। रुको, मैं अभी सबको बताती हूँ। कुछ नहीं कर पाएंगी आप प्यारी जेठानी जी, क्योंकि घर पर तो कोई है नहीं, सबके सब किसी फंक्शन में गए हैं। क्यों, आपको क्या लगा बेचारी भोली है, नादान है, अनपढ़ है, इसलिए इसे चिपका देते हैं? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, सीधे लोगों से टेढ़ा बनकर रहोगे ना तो वो लोग भी टेढ़े बन सकते हैं। हाउ डेयर यू! भूलो मत, तुम इस घर की बहू हूँ, काम वाली नहीं, बहू हूँ मैं, समझ गई आप? अब आपके सारे सपनों पर ग्रहण लग चुका है और मैं आपके घिनौने मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। और हाँ, ये घर वाले मुझ पर आपसे भी ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए आपकी कोई भी चाल नहीं चल पाएगी ज़्यादा देर तक। सयूरी पूरे टशन के साथ वहां से चली जाती है और डिम्पल गुस्से से आग बुबला हो जाती है। कुछ दिनों बाद घर में दादी सास आती है। वो 3 दिन तक रुकती है और फिर जाते समय, देखो बहुआ, तुम दोनों भी अच्छी हो, नेक दिल हो, लेकिन ये खानदानी हार ये तो किसी एक को ही मिलेगा। इसलिए इन 3 दिनों में मुझे जो बहू सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मैं उसे यही हार दूंगी, और वो है छोटी बहू सयूरी। दादी सास सयूरी के गले में खानदानी हार पहनाती है और डिम्पल बुरी तरह जल रही होती है। धन्यवाद दादी। अब आए दिन सयूरी ही घर के हर एक मामले में आगे बढ़ने लगती है और डिम्पल को पीछे डालने की कोशिश करती है। यूं ही एक रोज जब सत्यवती घर पे चाबियों की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लेती है, तब, माँ जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और ये चाबियों को संभालने की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, इसलिए ये तो आप मुझे ही सौंप दीजिए। लाइए, दीजिए मुझे। नहीं नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा सयूरी को काफ़ी सालों से जानती हूँ, इसलिए मैं इन चाबियों को इसी के हाथ में थामूंगी। ये ले सयूरी बहू, इन चाबियों को रख। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाओगी। जी माँ जी, धन्यवाद। डिम्पल फिर से बहुत गुस्सा हो जाती है और अब वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सयूरी को घर से बाहर निकाल कर रहेगी। ये माँ जी की कीमती जेवर है, इन्हें मैं सयूरी के अलमारी में कहीं छुपा देती हूँ ताकि वो बेवकूफ़ चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ी जाए और सबकी नज़रों में गिर जाए और फिर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन जैसे ही डिम्पल उन जेवरात को सयूरी के अलमारी में छुपाने जाती है, सारी लाइट्स अचानक से ऑन हो जाती है और वहां पर सभी घर वाले आ जाते हैं और डिम्पल का पर्दाफाश हो जाता है। जिस काम वाले को तू देवरानी बनाना चाहती थी, आज उसी को घर से बाहर निकालना चाहती है? वाह! अरे 7 जन्म लेगी ना तो भी तू सयूरी की तरह नहीं बन पाएगी, बेशर्म कहीं की। डिम्पल, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लानत है तुम पर डिम्पल बहू। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आपने मुझे और इस परिवार को एक हीरा दे दिया। मैं बहुत लकी हूँ कि सयूरी मेरी बीवी है और इस घर की बहू भी। डिम्पल को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सयूरी, मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ़ कर दो। अनपढ़ है, गंवार है, भोली है, मासूम है, इसलिए काम निकल जाएगा, प्रॉपर्टी भी आराम से आ जाएगी हाथ में। यही सब थे ना आपके इरादे? जेठानी जी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी और ना ही ये घर वाले। डिम्पल को कोई भी माफ़ नहीं करता और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और सयूरी एक आदर्श बहू बनकर अपने ससुराल वालों का ख्याल रखती है। किसी गांव में अनीता नाम की एक औरत अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। अनीता की छोटी बहू शोभा घर के कामों के साथ साथ दुनियादारी में भी बहुत निपुण थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहू चांदनी बहुत ही ज्यादा घमंडी और स्वार्थी थी। उसके पिता बहुत दौलतमंद थे,
साथ ही उसका पति करण उसी के पिता के यहाँ नौकरी करता था, जिस वजह से चांदनी ने करण को पूरी तरह अपने काबू में कर रखा था। कुछ दिनों बाद चांदनी का जन्मदिन आता है। आज अपनी सहेलियों पर रौब जमाने का मेरे पास बहुत बढ़िया मौका है। आज मैं ऐसी अनोखी पार्टी दूंगी कि मेरी सभी सहेलियां मेरी कायल हो जाएंगी। फिर शाम होते ही चांदनी की सभी सहेलियां उसके घर पर आ जाती है। तभी चांदनी अपने कमरे में जाकर करण से कहती है, सुनो करण, मेरी सारी सहेलियां आ गई हैं, चलो ना तुम उनके लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ ना। करण झिझकते हुए कहता है, अरे ये तुम क्या कह रही हो चांदनी, हमारे घर पर तो नौकरानी है, फिर तुम मुझसे काम क्यों करवाना चाहती हो? अगर मैं तुम्हारी सहेलियों की खातिरदारी करूंगा तो उनके सामने मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है और मेरी इज्जत का क्या? मैंने अपनी सभी सहेलियों से कहा है कि मेरा पति मेरा गुलाम है और हमेशा मेरे काबू में रहता है। अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें 2 मिनट का समय देती हूँ, जल्दी जाओ, वरना मैं डैडी को फोन करके उनसे तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और तुम्हें मेरे डैडी का गुस्सा तो अच्छी तरह से पता है ना? मरता क्या ना करता। करण के सामने कोई रास्ता नहीं था। बेचारा फौरन चांदनी की सहेलियों की खातिरदारी में लग जाता है। ये देखकर चांदनी की सभी सहेलियां उसकी तारीफ करने लगती है। वाह क्या बात है चांदनी, तेरा पति तो किसी रॉबर्ट की तरह तेरी बातें मानता है। सच में मान गए तुझे, जितनी तारीफ तेरी की जाए उतनी कम है। हाँ चांदनी, तू तो बहुत होशियार है, जरा हमें भी तो अपना हुनर सिखा ताकि हम सब भी अपने पतियों को इसी तरह काबू में कर सके। अरे इसमें सीखने सिखाने वाली क्या बात है, ये तो अपना अपना टैलेंट है। तभी चांदनी जानबूझकर शरबत का ग्लास अपने पैरों के पास गिरा देती है। ओ नहीं, मेरी सैंडल पर शरबत गिर गया, मेरी सैंडल खराब हो जाएगी। सुनो करण, जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ और मेरी सैंडल को साफ करो। करण का मन तो कर रहा था कि चांदनी का गला दबा दे, लेकिन बेचारा मजबूर था। वो पोछा लेकर चांदनी की सैंडल साफ करने लगता है। ये देखकर चांदनी बहुत खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ चांदनी की इस हरकत पर चांदनी की देवरानी शोभा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बस बहुत हो गया दीदी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी नालायक सहेलियों के सामने बेकार का दिखावा करने के लिए तुम जेठ जी की इतनी बेइज्जती कर रही हो। शोभा की बातें सुनकर चांदनी की सभी सहेलियां एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। तभी शोभा चांदनी की सभी सहेलियों को जमकर डांट लगाती है। शोभा का गुस्सा देखकर उसकी सभी सहेलियां घबराकर वहां से भाग निकलती है। इस बात पर चांदनी गुस्से से तिल मिला जाती है और शोभा को भला बुरा कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ चांदनी का पति राहत की सांस लेता है। इस शोभा की बच्ची ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, इसकी वजह से मेरी जन्मदिन की पार्टी बर्बाद हो गई। लेकिन मेरा नाम भी चांदनी है, अगले महीने शोभा का जन्मदिन है ना। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे उसके देवता याद आ जाएंगे। इस तरह चांदनी बदले की आग में जलने लगती है। फिर दिन बीतने के साथ साथ शोभा का जन्मदिन भी आ जाता है। शोभा अपने जन्मदिन पर कोई तामझाम नहीं करती थी। वो बहुत ही सीधे साधे तरीके से अपना जन्मदिन मनाया करती थी। सारी तैयारी हो जाने के बाद शोभा का ऑर्डर किया हुआ केक भी आ जाता है। घर के नौकरानी हॉल में बीचों बीच केक को रखकर दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती है। तभी मौका देखकर चांदनी एक बिजली का तार केक के साथ जोड़ देती है। अब देखती हूँ मेरी इस चाल से शोभा कैसे बचती है। वो जैसे ही इस केक को काटने की कोशिश करेगी, तब जोरदार का बिजली का झटका लगेगा और उसकी आंखें सीधे अस्पताल में खुलेगी। थोड़ी देर के बाद शोभा के बुलाए हुए मेहमान घर पर आ जाते हैं। शोभा केक काटना शुरू कर देती है, लेकिन उसे बिजली का झटका नहीं लगता। ये देखकर चांदनी को बड़ी हैरानी होती है। अरे ये क्या, इसे बिजली का झटका क्यों नहीं लगा? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। चांदनी बिजली के बोर्ड पर लगे तार को हिलाना डुलाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अचानक उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। मर गई रे, मर गई, मेरी कमर टूट गई।
चांदनी को रोते चिल्लाते देख सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये क्या बहू, अचानक तेरी ये हालत कैसे हो गई? लगता है मेम साहब ने इस बिजली के तार को पकड़ लिया था। लेकिन तभी सभी की नजर उस बिजली के तार पर पड़ती है जिसका दूसरा सिरा केक के टेबल के पास दिखाई दे रहा था। ये सब क्या है? केक के पास बिजली का तार क्या कर रहा है? मैं समझ गई मम्मी जी, दीदी मुझे बिजली का झटका देकर मारना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वो उसी गड्ढे में खुद गिर जाता है। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। मैं इस चांदनी को समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अरे चांदनी बहू, बेकार का घमंड छोड़ दे। देवरानी जिठानी को हमेशा बहनों की तरह मिलकर रहना चाहिए। लोगों के सामने चांदनी अनीता से सहमति जताते हुए अपना सर हिलाने लगती है। चलो अच्छा हुआ, चांदनी मेम साहब को उनके किए का सबक मिल गया। अब ये दोबारा कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगी। दूसरी तरफ अपने कमरे में पहुंचती ही चांदनी का बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। उस बुढ़िया को क्या लगा कि मामूली सा बिजली का झटका खाने से मैं अपना स्वभाव बदल दूंगी? अरे देवरानी और जेठानी सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, जो आपस में कभी नहीं मिल सकती। कामना एक सुलझी हुई और समझदार लड़की है। उसकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उसने आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभाल ली। इस वजह से ससुराल में सभी उसे प्यार करने लगे। लेकिन कामना की जिठानी रितिका उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उसके हर काम में कमियां निकालती रहती है। कामना, तुमने चाय कैसी बनाई है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। इसमें थोड़ी अदरक तो डाल देती। भाभी, पता नहीं क्यों आपको ये अच्छी नहीं लगी, बाकी सब तो पी रहे हैं चुपचाप। कामना, कोई बड़ा तुमसे कुछ बोल रहा है तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा है, सुन लिया करो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। दोनों की बात सुनकर उनकी सास अंजू बोल पड़ी। रितिका, तुम क्यों इतना बोल रही हो? ठीक तो बनी है चाय। कामना हर चीज़ अच्छी बनाती है। तुम अपनी बात करो, तुम्हें तो कुछ बनाना आता नहीं। अंजू की बात सुनकर रितिका चुप हो जाती है और कामना वापस किचन में चली जाती है। अंजू दोबारा अपनी बड़ी बहू से कहती है, रितिका, ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या भूत बनकर? जाओ, जाकर किचन में अपनी देवरानी का हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैं बस जा ही रही थी। रितिका किचन में जाती हुई कहती है, इस कामना की बच्ची ने न जाने क्या जादू कर रखा है घर वालों पर। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है उसके आगे। रितिका किचन में चली जाती है और बोलती है, कामना, मैं सब्जी बना देती हूँ, तुम रोटी बना दो। सब्जी मैंने बना दी है भाभी, आप रोटी बना लो। जब सब्जी बना ली है तो रोटी भी बना देती। बिना मेरी मदद के तुमसे कोई काम नहीं होता। भाभी, आप जाओ, टीवी देखो, मैं रोटी भी आपके बिना बना लूंगी। दोनों देवरानी जेठानी बात कर रही थी कि अचानक अंजू ने कामना को आवाज लगाई। कामना बहू, जल्दी बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कामना जल्दी से बाहर आकर देखती है तो उसके सामने उसकी माँ खड़ी होती है। कामना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। तभी अंजू बोलती है, कामना, जाओ अपनी माँ को कमरे में ले जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ अभी। कामना अपनी माँ को कमरे में लेकर आ जाती है और दोनों बातें करने लगती हैं। माँ, आप अचानक कैसे आ गई? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस तेरी बहुत याद आ रही थी तो आ गई। तो यहाँ खुश तो है ना बेटा? तेरे ससुराल वाले तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ माँ, यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन बस मेरी जिठानी हर समय मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। पता नहीं क्यों वो मुझसे इतना चिढ़ती हैं। देखो कामना, देवरानी जिठानी में तो नोक झोंक चलती रहती है। तेरी सास और तेरा पति तुझे प्यार करता है ना, बस इतना काफ़ी है। लेकिन एक बात याद रखना कि तू किन्नर है, ये बात अपनी जेठानी को कभी पता लगने मत देना। कामना की माँ कामना को समझा ही रही थी कि तभी रितिका चाय लेकर उनके कमरे में आ गई। उसे देखकर माँ बेटी चुप हो जाती हैं। कामना की माँ थोड़ी देर रुककर वहाँ से चली जाती है। तभी रितिका कामना से कहती है, कामना, तुम इतना बड़ा राज सबसे छुपाओगी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। राज?
कैसा राज? अब ज़्यादा भोली मत बनो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम एक किन्नर हो। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी बातें सुनी हैं, और अगर ये बात मैंने घर वालों को बता दी तो घर वाले तो तुम्हें धक्का मारकर घर से निकाल देंगे। कामना रितिका की बातें बहुत संयम और शांति से सुनती है। ये देखकर रितिका हैरान होकर बोली, कामना, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे सामने रोगी, गिड़गिड़ाओगी, लेकिन तुम तो इतनी शांत खड़ी हो मानो कुछ हुआ ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी, और अगर कभी भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम किन्नर हो। रितिका कामना को धमकी देकर चली जाती है। अब रितिका रोज कामना को ब्लैकमेल करने लगी। वो उससे सारे घर का काम करवाने लगी। कामना, मुझे बहुत नींद आ रही है और माँ जी किसी काम से बाहर गई है। तुम माँ जी के आने से पहले खाना बना लेना, और हाँ, घर की अच्छी तरह साफ सफाई कर देना। भाभी, खाना तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन साफ सफाई आपको करनी होगी। काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि आप घर का सारा काम मुझ पर ही छोड़ देती हो। कामना, अपना राज राज रखना चाहती हो ना, तो चुपचाप काम करो, वरना सबको बता दूंगी कि तुम क्या हो और क्या नहीं। और हाँ, मुझसे ना बहस मत किया करो। जो बोला करूं बिना किसी सवाल जवाब के कर दिया करो। रितिका कामना के ऊपर हुक्म चलाकर चली जाती है और कामना को सारे घर का काम अकेले ही करना पड़ता है। अगले दिन कामना अपने रूम में बैठी थी कि तभी वहाँ पर रितिका आ जाती है। कामना, मुझे तुम्हारे जेठ जी के साथ कहीं बाहर घूमने जाना है, तो तुम मुझे अपनी स्काई ब्लू कलर वाली साड़ी दे दो जो तुम्हारी माँ लाई थी ना तुम्हारे लिए। लेकिन भाभी, वो साड़ी तो मैंने एक बार भी नहीं पहनी। तो तुम करोगी भी क्या पहनकर? वैसे भी तुम्हारे ऊपर कुछ अच्छा नहीं लगता। चलो लाओ, जल्दी से दे दो साड़ी। ज़्यादा बकवास की ना, तभी माँ जी को सारी सच्चाई बता दूंगी। और हाँ, इसके साथ की ज्वेलरी, सैंडल और मेकअप का सामान भी दे देना। कामना चुपचाप अपनी सारी चीज़ें रितिका को दे देती है। इस तरह रितिका कामना को ब्लैकमेल करके उससे घर का सारा काम करवाती और उसके जो मन में आता वो सामान रितिका से ले लेती थी। कामना को रितिका का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता, लेकिन वो बेचारी किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन रितिका ने कामना से कहा, कामना, मुझे तुमसे एक काम है। भाभी, ऐसा कौन सा दिन होता है जब आपको मुझसे कोई काम नहीं होता है? अरे ये काम थोड़ा अलग है। देखो, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनो। माँ जी की तिजोरी में एक सोने का हार है। वो हार मुझे बहुत पसंद है, तो तुम्हें वो हार माँ जी की तिजोरी से निकाल कर मुझे देना है। अच्छा, तो अब आप मुझे चोरी करने के लिए बोल रही हो? अरे, आपको अगर वो हार इतना ही पसंद है तो आप खुद माँ जी से मांग लो ना। अरे नहीं ना, माँ जी से वो हार नहीं मांग सकती। उन्हें उनकी माँ ने दिया था, इसलिए हार तो तुम्हें मुझे ला कर दोगी, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी तुम्हारी सच्चाई क्या है। भाभी, आपको क्या लगता है कि आपकी धमकी की वजह से मैं चोरी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? कभी नहीं। जाओ, बता दो ये बात सबको, मैं नहीं डरती किसी से। कामना रितिका को साफ साफ मना कर देती है। इस बात पर रितिका को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह रितिका अपनी सास और देवर कौशल से कहती है, माँ जी, कौशल, मुझे आप दोनों से ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ भाभी, सुबह सुबह ज़रूरी बात? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं कौशल, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम्हारी बीवी किन्नर है, किन्नर। अच्छा भाभी, वो पराठे ज़रा देना तो मुझे। माँ जी, मैंने खुद कामना की माँ और कामना की बात सुनी थी, वो किन्नर है। अच्छा ठीक है, अच्छा जा जाकर चाय बना ला, कौशल को देर हो रही है ना ऑफिस जाने के लिए। माँ जी, कौशल, मैं आपको इतनी अहम बात बता रही हूँ और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप दोनों ठीक तो है ना? बहू, हम तो ठीक है, लेकिन लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तू इतनी बेकार की बात को ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह सुना रही है। हमें कामना की यह सच्चाई शुरू से पता है, और जब मुझे और कौशल को कोई परेशानी नहीं इस बात से, तो तू क्यों मरी जा रही है? चल जा, जाकर चाय बना कर ला, सर में दर्द कर दिया सुबह सुबह। रितिका को इस बात से बड़ी हैरानी होती है। वो थोड़ी देर बाद अपनी देवरानी के पास जाती है और कहती है, कामना, तुम्हारी सच्चाई के बारे में सबको पता था, सिर्फ मुझे ही नहीं पता था।
मैं तुम्हें ब्लैकमेल करती थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये बात सबको पता है? तुम क्यों मेरी हर बात मानती रही, अपना सारा सामान मुझे दिया, कभी किसी बात के लिए मना क्यों नहीं किया? मेरा अस्तित्व भले ही इस खोखले समाज में कोई मायने नहीं रखता भाभी, पर हूँ तो मैं एक इंसान ही ना। मुझे भी दुख होता है, खुशी होती है, मेरे अंदर भी भावनाएं हैं। और हाँ भाभी, मैं देखना चाहती थी कि आप अपनी इंसानियत को कितना नीचे गिरा सकती हैं, मुझे ब्लैकमेल करके मेरी भावनाओं से कितना खेल सकती हैं। कामना की ये बात से रितिका का सर शर्म से झुक गया। कामना ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। रितिका वहीं खड़ी होकर अपने बर्ताव के बारे में सोचती है। वो सच में आज अपनी नज़रों से गिर गई है। रितिका कामना से माफ़ी मांगना चाहती है, पर वो किस मुंह से माफ़ी मांगे? जो उसने किया है, क्या वो माफ़ी के काबिल है?